प्रतापपुर गांव के पहाड़ों के पीछे काली परियों की जादुई दुनिया बसी हुई थी। परियों की इस दुनिया में कई सालों से सूरज की रोशनी नहीं आती थी। यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता था और इस परिदेश की सारी परियां दिखने में काली थीं। पृथ्वी के कई लोग तो परियों के इस देश को श्रापित भी मानते थे और गांव के लोग हमेशा सभी काली परियों से दूर रहते थे। कभी भी उन परियों को अपने गांव में आने की इजाजत नहीं देते थे। ये सब देखकर कई काली परियों को बहुत ही बुरा लगता था। उन्होंने कई बार पृथ्वी के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए इस काले देश की काली परियां कभी भी अपने परिदेश से बाहर नहीं जाती थीं। उसी परियों के इस काले देश में सिंड्रेला नाम की एक काली परी रहती थी। सिंड्रेला परी बहुत ही दयालु और मददगार थी। एक दिन सिंड्रेला परी अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो ना, हम सभी तो परियां हैं, तो फिर हम परियों की दुनिया में ऐसे कब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी? माँ कब तक हम ऐसे काले अंधेरे में जिएंगे? हम सबके परियां होने के बावजूद भी पृथ्वी के लोग हमें काली परियां कहते हैं और हमारे देश को भी परियों का श्रापित देश कहते हैं। माँ आखिर कब तक हमें किसी और की गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी? मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, सूरज की रोशनी में रहना चाहती हूँ और एक सुंदर से लड़के से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन माँ मुझे नहीं लगता कि अपने इस काले चेहरे के साथ मैं कभी भी अपना ये सपना पूरा कर पाऊंगी। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो अपनी परियों की दुनिया के बाहर पहाड़ों पर पहुँच जाती है, जहाँ बहुत ही रोशनी होती है। और ये देखकर सिंड्रेला परी बोलती है, अरे वाह, इन पहाड़ों पर कितनी रोशनी है। काश कुछ ऐसा हो जाए और हम काली परियों की दुनिया भी पहले की तरह सुंदर बन जाए। हे ऊपर वाले, कृपया करके हम परियों की मदद कीजिए। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। सिंड्रेला परी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने आसपास देखने लगती है कि तभी सिंड्रेला परी की नजर पहाड़ों पर लटक रहे एक लड़के पर जाती है। सिंड्रेला परी तुरंत ही उसके पास जाती है और वो बड़ी ही मुश्किल से उस लड़के को उस पहाड़ से नीचे गिरने से बचा लेती है। लेकिन उस लड़के को बचाते समय सिंड्रेला परी के हाथों में बहुत गहरी चोट लग जाती है और ये देखकर वो लड़का सिंड्रेला परी के पास जाकर उससे कहता है, मेरा नाम निखिल है। मुझे पहाड़ से गिरने से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आपके हाथों में इतनी गहरी चोट लग गई। मुझे माफ कर दीजिए और अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप दिखने में तो मुझे एक परी लग रही हैं, तो फिर आप ऐसी काली क्यों हैं? कहीं आप उसी काली परियों की दुनिया की काली परी तो नहीं? निखिल की ये बात सुनकर सिंड्रेला परी को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए निखिल से कहती है, हाँ मैं उसी काली परियों की दुनिया की काली परी हूँ। हम परियां भले काली हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है और किसी और की गलती की सजा आज तक हम परियां भुगत रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए सिंड्रेला परी, लेकिन आपका देश ऐसा काला क्यों है और आप भी सभी परियों की तरह काली क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था आप परियों के साथ? बताइए मुझे। दरअसल निखिल, कई सालों पहले की बात है। प्रतापपुर गांव के जंगल में हम परियों के एक महागुरु थे, जो हमें परियों की जादुई शक्तियाँ सिखाते थे और हम सभी परियां धीरे धीरे जादुई शक्तियाँ सीख भी रही थी। और उसी जंगल में डायना नाम की एक डायन भी रहती थी। डायना डायन भी हमारे गुरु से जादुई शक्तियाँ सीखना चाहती थी, लेकिन महागुरु को ये पता था कि डायना डायन जादुई शक्तियाँ सीखने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करेगी।
इसीलिए महागुरु ने डायना डायन को जादुई शक्तियाँ सिखाने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्से में आकर डायना डायन हम परियों से उसका बदला लेना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन हम सभी परियों ने महागुरु को अपने परियों के देश में भोजन के लिए आमंत्रित किया था और शाम को जब महागुरु रानी परी के महल में भोजन के लिए विराजमान होते हैं, फिर वो जैसे ही भोजन की थाली खोलते हैं तो उसमें से किसी इंसान की कटी हुई गर्दन निकलती है। ये देखकर महागुरु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सभी परियां ये देखकर हैरान रह जाती हैं। ये बात किसी भी परी को समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब सभी परियां मिलकर भोजन की थाली तैयार कर रही थी, तब डायना डायन ने चुपके से आकर भोजन की उस थाली को बदल दिया था। लेकिन हम परियां महागुरु को ये बात समझा पाती कि ये हमारी गलती नहीं है, इससे पहले ही महागुरु बहुत ही क्रोधित होकर हम सभी परियों से कहने लगे, तुम परियों की हिम्मत कैसे हुई मुझे भोजन में एक इंसान की कटी हुई गर्दन खिलाने की। मैंने तो सोचा था कि तुम सभी परियां जादुई शक्तियाँ सीखने के बाद इंसानों की मदद करोगी, लेकिन तुम सभी ने तो इंसानों की बलि चढ़ा दी। क्या फर्क है तुम में और डायना डायन में? तुम सब भी उस डायना डायन की तरह अपना ही फायदा देख रही थी, इसलिए तुम सभी परियों ने आज जो मेरा अपमान किया है उसके लिए मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। आज से और अभी से तुम सभी परियां काली परियों में बदल जाओगी और साथ ही साथ तुम्हारा जो ये सुंदर सा स्वर्ग जैसा परियों का देश है, आज से ये भी अब एक काला देश बन जाएगा। आज से यहाँ कभी भी सूरज की एक रोशनी भी नहीं पड़ेगी, यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहेगा। निखिल, बस उसी दिन से हम परियों का ये सुंदर देश काली परियों का देश बन गया है। उस दिन हम सभी परियों ने महागुरु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और हमें श्राप दे दिया। और ये सब डायना डायन के किए की सजा आज तक हम सभी परियां भुगत रही हैं। सिंड्रेला परी की ये बात सुनकर निखिल उससे कहता है, सिंड्रेला परी, आप फिक्र मत कीजिए, आप सभी परियां निर्दोष है, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरी माँ एक जादूगरनी है, वो अपनी जादुई शक्तियों से आपकी मदद जरूर करेंगी। इतना बोलकर निखिल तुरंत ही अपनी माँ मीनाक्षी जादूगरनी के पास पहुँचता है और वो अपनी माँ को उन काली परियों की सारी सच्चाई बताता है। तो उसकी माँ अपने बेटे की बात मानकर मीनाक्षी जादूगरनी कहती है, बेटा निखिल, तुम फिक्र मत करो, अगर वो परियां सच में निर्दोष है तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी और उस डायना डायन को भी उसकी गलती की सजा जरूर दिलवाऊंगी। इतना बोलकर मीनाक्षी जादूगरनी अपने जादुई गोले में महागुरु को ढूंढती है। तो महागुरु एक नदी के किनारे बैठे होते हैं। मीनाक्षी जादूगरनी तुरंत ही निखिल के साथ उस नदी के किनारे पहुंचती है। तो वो देखती है कि डायना डायन तो महागुरु की शिष्य बनी हुई है। ये देखकर मीनाक्षी जादूगरनी महागुरु को डायना डायन की सारी सच्चाई बताती है, लेकिन महागुरु मीनाक्षी जादूगरनी की कोई बात नहीं मानते और गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मीनाक्षी जादूगरनी अपने गोले से कुछ साल पुरानी भोजन समारोह के दिन की सारी सच्चाई महागुरु को दिखाती है, जिसमें महागुरु ये देख लेते हैं कि डायना डायन ने परियों से बदला लेने के लिए भोजन की थाली बदल दी थी। ये देखकर महागुरु को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो डायना डायन को उसकी गलती की सजा देते हुए उसे एक चूहा बना देते हैं और उसे एक पिंजरे में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिर महागुरु तुरंत ही काली परियों की दुनिया में पहुँचते हैं और वहाँ सभी परियों से कहते हैं,
हे परियों, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम सभी निर्दोष होते हुए भी आज तक उस डायना डायन की गलती की सजा भुगत रही हो, लेकिन आज इसी वक्त से मैं तुम सबको इस श्राप से मुक्त कर रहा हूँ और तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ भी तुम्हें वापस देता हूँ। महागुरु के इतना बोलते ही सारी परियों का कारा देश फिर से पहले की तरह सुंदर बन जाता है और सभी परियां भी फिर से पहले की तरह सुंदर बन जाती हैं। ये देखकर सभी परियां महागुरु और निखिल का धन्यवाद करती हैं। उस दिन के बाद से ही सभी परियां फिर से सूरज की रोशनी के साथ अपने सुंदर से परिदेश में खुशी से रहने लगती हैं। फिर सिंड्रेला परी की माँ अपनी बेटी सिंड्रेला परी की शादी निखिल से करा देती है, जिसकी कोशिश से काली परियों का देश फिर से सुंदर और खुशहाल बन जाता है। इसके बाद कोई भी इंसान उन परियों से नफरत नहीं करता, बल्कि उनसे मदद लेता और परियां भी बेचारी हर गरीब और दुखी इंसानों की खुले दिल से मदद करती और उस दिन से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। प्रज्ञा अपनी सौतेली माँ मालिनी और छोटी बहन मधु के साथ रहती थी। सौतेली माँ मालिनी प्रज्ञा पर बहुत अत्याचार करती थी और वहीं मधु से वो घर का कुछ भी काम नहीं करवाती थी। वो सिर्फ दिन भर बैठकर फोन चलाती थी। इसके बावजूद भी मालिनी उसे कुछ नहीं कहती। प्रज्ञा घर का सारा काम करके और थक कर अगर 10 मिनट बैठ जाती तो मालिनी उसे बुलाकर डांटने लगती। मालिनी बहुत ही लालची और कठोर स्वभाव की औरत थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार करती थी। मधु उसकी अपनी बेटी थी और प्रज्ञा उसकी सौतेली बेटी, और वो प्रज्ञा से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सुन प्रज्ञा, जल्दी से घर का काम कर ले और बाजार से सब्जी ले आ। इतने में ही वहाँ पर मधु आती है। तभी अरे मेरी प्यारी बेटी, तू आ गई। आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। हाँ माँ, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जिसके बाद फिर मालिनी अपनी बेटी को अपने हाथों से अच्छा खाना खिलाती है। तभी वहाँ पर प्रज्ञा आ जाती है और कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, किचन में 2 सूखी रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। लेकिन माँ, आप मुझे रोज सूखी रोटी देती हो और मधु को अच्छा खाना, आप मुझे भी मधु की तरह ही अच्छा खाना क्यों नहीं देती? तुझे पता है ना, तू मेरी सौतेली बेटी है। पता नहीं कौन सा दिन था जिस दिन मैंने तेरे पिता से शादी की थी। मुझे क्या पता था कि तुझ जैसी कलमोही को अपने साथ रखना पड़ेगा। अपनी माँ के मुँह से ये बातें सुनकर प्रज्ञा को बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में जाती है और अपनी सगी माँ की तस्वीर को देखकर कहती है, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। अभी आपने सुना ना, उन्होंने मुझसे किस तरह से बात की और साथ ही खाने को भी नहीं दिया। आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आप मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। तभी वहाँ पर मालिनी आती है और कहती है, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। ये पैसे ले और जाकर सब्जियां ले आ। और तू भूल मत, तुझे रात का खाना भी बनाना है और जो पैसे बचेंगे वो पैसे तू मुझे वापस ला कर देगी। हाँ माँ, वैसे भी मैं पैसों का क्या करूँगी? मैं मधु की तरह तो हूँ नहीं, जो फालतू के पैसे खर्च करती रहती हूँ। अच्छा, मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम माँ बेटी इसको चुभने लगी हैं। मेरे सामने ज्यादा बातें मत करा कर। जिसके बाद प्रज्ञा सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। तभी वो देखती है कि सामने पॉपकॉर्न वाला खड़ा है और पॉपकॉर्न को देखकर उसको खाने का बहुत मन करता है कि वो इस पॉपकॉर्न को खा ले। लेकिन तभी उसे मालिनी की बात याद आती है। क्या करूं, कैसे खाऊं? जब मेरे पिताजी थे तभी वो मुझे पॉपकॉर्न खिलाते थे, पर अब तो वो भी काम से बाहर रहते हैं और अगर मैंने माँ के पैसे से पॉपकॉर्न खाया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। जिसके बाद प्रज्ञा सोचती है,
मैं एक काम करती हूँ, मैं पॉपकॉर्न खा ही लेती हूँ। मैं घर जाकर माँ से कोई बहाना कर दूंगी। फिर प्रज्ञा वो पॉपकॉर्न खाकर थोड़ी खुश हो जाती है और उसका मन भी बहल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर गई और मालिनी ने देखा कि उसमें कुछ पैसे कम है, तो वो गुस्से से उसे डांटने लगी। माँ, प्रज्ञा झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सोचती है, जब मैं छोटी थी तब माँ ने बोला था कि झूठ बोलना गलत है। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ को सच बता देती हूँ। मेरी थोड़ी पिटाई ही तो होगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। माँ, मैंने कुछ पैसों का पॉपकॉर्न खा लिया, मुझे माफ कर दो। क्या तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? क्या मैंने तुझे मना किया नहीं था कि पैसे नहीं खर्च करना? और मैंने तुझे कहा था जो भी पैसे बचेंगे वो तू मुझे ला कर देगी, लेकिन तुझे एक बार में तो बात समझ में कहाँ आती है। इसके बाद मालिनी कुछ पैसों के लिए प्रज्ञा को बहुत मारती है और उसके कमरे में जाकर उसे बंद कर देती है। अब प्रज्ञा अपनी माँ की तस्वीर से बात करते हुए कहती है, माँ, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। अब आप मुझे भी अपने पास बुला लो। मेरी जिंदगी और बच्चों की तरह नहीं है। जैसे बच्चे खेलते हैं, उनको अच्छा खाना मिलता है, मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए माँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं बेटी, किसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता? तू खेल सकती है, तू अच्छा खाना खा सकती है, तू वो सब कर सकती है जो और बच्चे करते हैं। मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ। तो यहाँ से सीधे जाएगी और पहाड़ी के पीछे जो जंगल पड़ता है उसमें एक परियों की दुनिया का जादुई कुआं है। तो जैसे ही उस कुएं के पास जाएगी वो कुआं चमकने लगेगा और उससे आवाज आएगी। फिर तू अपनी सारी परेशानियाँ उस कुएं को बता देना। फिर वो कुआं तुझे जादुई लहंगा देगा, जिसे लेकर तू घर वापस आ जाना। लेकिन एक बात याद रखना, तू उस कुएं के पास आज नहीं बल्कि कल जाना, क्योंकि वो कुआं सिर्फ सोमवार के दिन ही लोगों की मदद करता है। अगर कोई और दिन उस कुएं के पास जो भी जाता है वो कुएं में गिर जाता है और वो कुआं इतना गहरा है कि कोई मदद न मिलने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरी बेटी, इसलिए तू थोड़ा संभल कर जाना। इसे करने में मुसीबत तो है, लेकिन उस जादुई लहंगे के मिलने पर तुम्हारी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूँगी और आपकी सारी बातों का ध्यान रखूँगी। इसके बाद अगले दिन प्रज्ञा उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाती है और जब प्रज्ञा उस कुएं के पास जाती है तो सचमुच वो कुआं चमकने लगता है और उससे आवाज आती है, आओ बेटी, तुम्हारी क्या तकलीफ है? ये जादुई कुआं तुम्हारी मदद करेगा। जादुई कुआं? मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। वो मुझसे दिन भर घर का सारा काम करवाती है और समय पर खाना भी नहीं देती, और जब भी मुझे खाना देती है तो सिर्फ सूखी रोटी ही देती है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या ये जादुई कुआं मेरी मदद करेगा? हाँ बेटी, ये जादुई कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रहा हूँ, इसे ले जाओ और इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और धीरे धीरे तुम्हारी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो तुम्हें अपना लेंगी। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से जादुई लहंगा लेकर खुशी खुशी वापस आ जाती है। फिर उस लहंगे को अपने कमरे में छुपा कर रख देती है। प्रज्ञा जब रात को अपने कमरे में आती तो उस जादुई लहंगे को पहनती और उससे खाने को मांगती है। फिर उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उस दिन से वो अपनी जरूरत की हर चीजें उस जादुई लहंगे से ही मांगा करती है। उस जादुई लहंगे के कारण प्रज्ञा बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी। अब उसे जो भी चाहिए होता तो वो उस काम के लिए सीधा मालिनी के पास नहीं
बल्कि अपने जादुई लहंगे के पास आती और उसे जो भी चाहिए होता वो मांग लेती। प्रज्ञा जब शाम को सब्जियां लेने जाया करती तब वो अपने जादुई लहंगे से कुछ पैसे मांगकर गरीबों में बांट दिया करती थी और जब गरीब लोग प्रज्ञा को आशीर्वाद देते तो वो बहुत खुश होती। धीरे धीरे सभी लोग प्रज्ञा को इस बात के लिए जानने लगे कि प्रज्ञा रोज गरीबों की मदद करती है। ऐसे ही एक दिन मालिनी की बहन आई और बोली, अरे मालिनी बहन, सुना है तू अपनी बेटी को बहुत पैसे देती है, इसीलिए तो रोज रोज प्रज्ञा गरीबों में पैसे बांटती है। अगर तेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मुझे भी दे दे। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उसे खाने के लिए तो खाना देती नहीं हूँ और तू पैसों की बात कर रही है। अच्छा तो तू उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, कहीं वो पैसे तो चुरा नहीं रही है। हाँ शायद तो ठीक कह रही है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो खुश रहने लगी है और ज्यादा खाना भी नहीं मांगती और मेरी अलमारी में रोज थोड़े थोड़े पैसे गायब हो रहे हैं। पता नहीं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। पहले तो मुझे प्रज्ञा पर शक नहीं था, लेकिन अब तेरी बातों से लग रहा है कि ये सब प्रज्ञा ही कर रही है। चल अब मैं चलती हूँ, मैं तो सिर्फ तुझे इतना ही बताने आई थी, बस तू उस पर ध्यान दे। उसकी बहन के कहने के बाद मालिनी अपनी अलमारी में 10,000 रुपए गिनकर रखती है, लेकिन जब वो अगले दिन देखती है तो उसकी अलमारी में सिर्फ 7,000 रुपए पड़े थे और 3,000 रुपए गायब हो गए थे। अब तो ये डायन प्रज्ञा मेरे हाथों से पिटेगी। अब तो मुझे पक्का पता चल चुका है कि ये सब चोरियां वही कर रही है। फिर मालिनी गुस्से से प्रज्ञा के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों है लड़की, तूने अभी तक जितने भी पैसे चुराए हैं वो सारे पैसे मुझे अभी के अभी दे दे। कल मेरी बहन आई थी, उसने मुझे सारी बातें बता दी कि तू किस तरह मेरी अलमारी से पैसे चुरा कर गरीबों में बांट रही है। नहीं माँ, ये झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा तो वो जो गरीबों में तू पैसे बांट रही है वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ना चाहते हुए भी प्रज्ञा को जादुई लहंगे के बारे में उसे बताना ही पड़ता है। अच्छा तो तेरे पास ये जादुई लहंगा है, इसी की वजह से तू इतने पैसे उड़ा रही है, इसीलिए तो शायद मुझसे आजकल खाना भी नहीं मांग रही है। इसके बाद मालिनी अपनी बेटी को बुलाती है और वो अपनी बेटी को उसी कुएं के पास भेज देती है, लेकिन प्रज्ञा के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी कि उस कुएं के पास सिर्फ सोमवार के दिन ही जाते हैं और आज तो रविवार का दिन था। लेकिन फिर भी मधु जब उस जादुई कुएं के पास गई तो वो कुआं चमकने तो लगा, लेकिन जैसे ही वो लहंगा लेने के लिए वहाँ पर गई तो वो कुएं के अंदर गिर गई। और जैसा कि प्रज्ञा की स्वर्गवासी माँ ने बताया था कि वो कुआं बहुत ज्यादा गहरा है और उसमें गिरने से मृत्यु भी हो सकती है, बिल्कुल मधु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कुआं इतना गहरा होने के कारण उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी और मधु को कोई मदद न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब रात हो जाती है तो प्रज्ञा और मालिनी देखती हैं कि मधु अभी तक घर वापस नहीं आई। तभी उन्हें किसी से पता चलता है कि किसी बच्चे की कुएं में गिरकर मौत हो गई और जब वो देखने जाते हैं तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मधु ही थी। हे ऊपर वाले, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? मैं अपनी बेटी के बिना कैसे जीऊंगी? वही तो मेरा एक सहारा थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। तभी प्रज्ञा के पास जो जादुई लहंगा था वो वहाँ पर प्रकट हो गया और उससे आवाज आने लगी,
अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी को किसकी नजर लगी है? तुमने लालच के चक्कर में आकर अपनी बेटी को परियों की दुनिया के जादुई कुएं के पास भेजा और उसकी कुएं में गिरकर मौत हो गई, क्योंकि वो जादुई कुआं सिर्फ सोमवार के दिन ही सबकी मदद करता है और ये तुम्हारी गलती की सजा है। तुमने प्रज्ञा पर जितने भी अत्याचार किए हैं वो तुम्हारी गलती की सजा है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो रोज तुम्हारी अलमारी से पैसे गायब होते थे वो तुम्हारी ही बेटी मधु करती थी, लेकिन फिर भी तुमने सच्चाई जाने बिना बेचारी प्रज्ञा को मारा। ये सुनने के बाद मालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और प्रज्ञा तो बहुत भोली भाली थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए था। उसने अपनी माँ को तुरंत ही माफ कर दिया। उस दिन से दोनों माँ बेटी खुशी से एक साथ रहने लगी, क्योंकि मालिनी अब ये चाहती थी कि वो अपनी पहली बेटी को तो खो चुकी है, लेकिन वो अब अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए अब वो प्रज्ञा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।